नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सबकी निगाहें तमिलनाडु पर, असम पर, पुडुचेरी पर, तमिलनाडु पर और आपके केरल पर लगी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें अगर किन्हीं 2 राज्यों पर टिकी हुई हैं मेरे हिसाब से, तो वो हैं पश्चिम बंगाल और केरल। इसकी वजह ये है कि पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का एक दौर में एक छत्र राज हुआ करता था 2011 से पहले। करीब करीब 33-34 साल तक उनका शासन रहा। और आज स्थिति ये है कि वो तीसरे चौथे नंबर की ताकत बन करके रह गई है। बल्कि ताकत भी कहना ताकत का अपमान होगा। केरल में बेशक उनकी सरकार है, इस समय एलडीएफ की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ वहां जोर लगाएगा केरल में अपनी सरकार बनाने के लिए। त्रिपुरा से ऑलरेडी वामपंथियों का करीब करीब सफाया हो चुका है। तो आज के इस शो में हम एक्चुअल में जो वामपंथियों की स्थिति है, जो वामपंथियों का इस चुनाव में दांव पर लगा हुआ है और जिस तरीके से वो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेगा, खास तौर से केरल में और पश्चिम बंगाल में, हम उस पर चर्चा करेंगे। और साथ में कांग्रेस पर भी चर्चा करेंगे कि कांग्रेस का इन 5 राज्यों के चुनाव में क्या कुछ दांव पर लगा हुआ है। कांग्रेस के बारे में तो आप जानते हैं कि क्या स्थितियां परिस्थितियां निर्मित हो चुकी हैं। आज जब हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दिन में जम्मू में G23 जो असंतुष्ट गुट है, जिसने अगस्त 2020 में सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी सांगठनिक सुधारों के लिए, और जो परिपाटी लंबे समय से कांग्रेस में चली आ रही थी कि कम से कम सर्व सहमति से फैसले किए जाएं और निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक जो अध्यक्ष पद है उसके चुनाव कराए जाएं। कई मांगे हैं, विकेंद्रीयकरण की भी उनकी मांग है। लेकिन जो तौर तरीका इस समय कांग्रेस में चल रहा है उसको लेकर के कांग्रेस में भी ऐसे समय जबकि 5 राज्यों के चुनाव हो गए हैं, असंतोष इस बात का द्योतक है कि ये पार्टी एक्चुअल में कहां आकर के खड़ी हो गई है और ये भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मेरे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए और इन मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए बहुत ही सिद्ध, बहुत ही एक राजनीति के माहिर पत्रकार जुड़े हुए हैं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टीवी जगत का जाना पहचाना चेहरा है धीरेन्द्र पुंडीर। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो हम वामपंथियों पर बात करेंगे कि जो कम से कम 3 स्टेट ऐसे रह गए थे जहां इनकी सरकारें बनती थी, चली जाती थी तो फिर से बन जाती थी। लेकिन आज ऐसा लगता है कि देश में ये कम्युनिस्ट जो विचारधारा है और जो एक सिद्धांत है, एक मान्यता है और जो एक सिलसिला चला आ रहा था कम से कम 3 राज्यों में, वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये स्थितियां परिस्थितियां आखिर क्यों पैदा हुई हैं, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, इस बार जो सबसे अहम चुनाव हम लोगों को इस कम्युनिस्ट मूवमेंट के हिसाब से देखें तो वो केरल का चुनाव है। केरल के चुनाव को हमको देखना होगा क्योंकि केरल में वो कांग्रेस के साथ सत्ता की लड़ाई जो है वो एलडीएफ और यूडीएफ में है, यानी कांग्रेस और उनके बीच में है। कांग्रेस की भी कोशिश यही है क्योंकि उसको भी वही मेन राज्य आता हुआ दिख रहा है उसके पास अपने आप, तो इसके लिए वो भी अपनी लड़ाई इसी पर लड़ रही है। लेकिन हम बात वामपंथी मूवमेंट की करते हैं तो शुरुआत से ही 1920 से जब हम लोग देखते हैं इस देश में उदय के तौर पे, उसका जो विभ्रम है अलग अलग तरीके से लगातार भूल, ऐतिहासिक भूल करना, फिर उन भूलों को मानना, सालों बाद फिर उस भूल के प्रति चिंतित होना। हालांकि
राजनीति में अलग अलग पार्टी से कुछ ना कुछ हासिल होता है, लेकिन मैं जब भी वामपंथी दलों को देखता हूं तो वो अपने आप इतने मतलब ये राजनीति में, चूंकि हिंदुस्तान की जिस तरह की समावेशी राजनीति है और यहाँ के लोगों ने जिस तरह से अपने आप को अलग अलग विचारधाराओं को भी प्रश्रय दिया है या वो दिया है, उसमें आपको ये सब चीजें, चूंकि बातचीत हम वामपंथी मूवमेंट पे कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा मैं जी पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूँ, उसको देखने की बिल्कुल। कोशिश करें तो आपको लगेगा कि सबसे पहले पाकिस्तान के डिवीजन से भी पहले आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए 1930 में बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी का जो वो था अधिवेशन, उसमें उस तरह की बातें बाकायदा हुई थी। 1925 में अगर हम लोग देखते हैं तो उन लोगों का जो अधिवेशन होता है, हालांकि एम.एन. राय और रजनी पामदत्त, जो तमाम लोगों का जो कॉमिटर्न था, उसके जो अगर आप सब देखेंगे तो आपको लगेगा कि आत्मनिर्णय का अधिकार, यानी जब सरकार लड़ रही थी, जब भारतीय जनता अपने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त ये कुछ और लड़ने की कोशिश कर रहे थे और अक्सर दूसरों पर आरोप लगाने में बहुत माहिर ये लोग। इस पार्टी को मुझे लगेगा कि हम लोगों ने देखा कि इंटेलेक्चुअलों के बीच में काफी बड़ी अच्छी इसने पकड़ बनाई, लेकिन आपको शुरू से अगर आप ये हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि आत्मनिर्णय का अधिकार, फिर उसके बाद आपने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन है तो उस वक्त वो किसकी तरफ थे, जब उन्होंने गांधी जी ने मतलब तमाम लोगों ने जब युद्ध की बात की, युद्ध के खिलाफ खड़े हुए, जब हम इंग्लिश सरकार के खिलाफ हम लोग उस समय 42 में, और उस समय वो वॉर लड़ रहे थे, तो ये लोग समर्थन में खड़े थे क्योंकि उस समय तक स्टालिन उनके साथ था, हिटलर के साथ था, लिहाजा इन्होंने उस युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध कहा। लेकिन जैसे ही उस हमला होता है, स्टालिनग्राड पर अटैक करता है और हिटलर अपनी जो है स्टालिन के साथ दोस्ती तोड़ता है, तो ये अचानक पूरा तोड़कर वहां तक आते हैं। मतलब अगर मैं इसको देखूं तो ये कोई बहुत इस तरह की चीज नहीं थी कि जिसको बहुत यहाँ हिंदुस्तानी जो आइडियोलॉजी है उसके साथ एक निष्ठ किया जाए, लेकिन फिर भी उसने ताकत हासिल की। और सबसे पहले इसीलिए मैंने कहा कि आपको केरल मेरे लिए बड़ा वामपंथी मूवमेंट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 1957 में जो पहली सरकार बनी, जो किसी भी वामपंथी हम लोगों ने जो हमने यहाँ सरकार बनते हुए देखा, वो उसी में देखा। और पहला राष्ट्रपति शासन भी आपको ये मालूम ही होगा कि वहां किस तरह से उसको कांग्रेस ने जो सरकार गिराई थी उसके बाद वहां, लेकिन पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां बनी। उस तरह से देखे 67 में जब बंगाल में हमने वामपंथ को आगे बढ़ते देखा, उस वक्त संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। उस समय इतना बड़ा ये नहीं था, हालांकि 62 के वार के समय जिस तरह से डिवीजन हो चुका था, तमाम चीजें वहां आ चुकी थी और दो अलग अलग पार्टियों ने वहां भी सरकार बनाने की जो लड़ाई है वो लड़ी। उस वक्त ये अलग अलग लड़े थे। अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो 67 में पहली बार तमाम दल मिले और इसको सीट मिलनी शुरू हुई। 62 में मतलब 67 में पहली बार सरकार नहीं बना पाई थी कांग्रेस वेस्ट बंगाल में। तो 67 में जो संयुक्त मोर्चे की जो सरकार बनी थी उसमें लगभग 14 के करीब, जहां तक मुझे याद आता है, गठबंधन दल थे, जिसमें एक कांग्रेस से अलग हुई पार्टी भी थी। लेकिन वो पार्टी मार्च में बनी, मार्च 67 से, और उसके बाद वो टूट गई। उसके बाद वो नवंबर तक आते आते शायद उनमें विलगन हुआ और एक प्रेसिडेंट रूल लगा, और उसके बाद फिर वो दोबारा जब चुनाव हुए फिर वही गठबंधन वहां काम उसी गठबंधन ने हुआ, और उसमें फिर बाद में अजय मुखर्जी वापस बने, सीएम बने। लेकिन उसके बाद जो सरकार आई कांग्रेस की, अगर हमने देखे 72 के बाद, चूंकि एक बार फिर चुनाव हुए, तो इसी दौरान नक्सलबाड़ी मूवमेंट हो चुका था। नक्सलबाड़ी में एक नई लाइन जो हथियारों के साथ की लाइन थी, चारू मजुमदार और कानू सान्याल की, उसने उसने काफी जो उसको है किसानों के उस पर और जो इनरोड किया, मतलब जिसने फिर बाद में इतने लंबे समय तक सरकार को बने रहने में मदद की, वो काफी बड़े जो इंटेलेक्चुअल था, जो मध्यम वर्ग था, जिसको भद्रलोक कहते हैं, उसके अंदर वामपंथी जो पार्टी है उसने अपनी पकड़ बनाई, और वो एक जी जी सांस्कृतिक और तमाम लेखकों का एक पूरा हुजूम उमड़ा, और उसने पूरी की पूरी एक सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर एक पूरी तैयारी की। उसके बाद वो गांव-गांव तक पहुंचे और फिर उन्होंने अपने आप को एक चुनाव मशीन में बदला। लेकिन 72 में जिस तरह का रूल शुरू हुआ सिद्धार्थ शंकर रे, और अगर हम लोग कांग्रेस के उस रूल को देखते हैं तो उसमें हजारों लोगों पर उनको पकड़ा गया, उनको बंद किया गया,
वामपंथियों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की गई, उसने जनता को, क्योंकि उसके नाम पर काफी ज्यादा मतलब पुलिस उत्पीड़न हुआ, इसमें कोई शक नहीं, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि 67 के बाद से थोड़ा सा एक पुलिस सिस्टम पर भी जो अटैक हो रहे थे वो आ रहे थे, उन तमाम चीजों की भूमिका इसमें रही। और पूरे बंगाल में हमने देखा कि किस तरह से लगभग ये एक अनुमान कहा जाता है इसके लिए 40,000 लोग उस समय राजनीतिक कार्यकर्ता, जिसमें बहुतायत में वामपंथी लोग थे, उन लोगों को आंतरिक जो सुरक्षा कानून था, जो मीसा में जो बंद हुए थे, वो जो है उसमें सबसे ज्यादा तादाद इन लोगों की थी। उस दौरान काफी लोगों की हत्याएं हुई, जो टॉर्चर्स हुए, वो सब चीजें, और उसको आप अक्सर महाश्वेता देवी के उपन्यासों में भी देखते हैं, उनके लिटरेचर में देखते हैं, बाद में नवारुण भट्टाचार्य की बहुत सारी अलग अलग कविताएं, ये तो मैं उनमें से एक मृत्यु उपत क्या नहीं है मेरा ये देश, इस तरह से उन्होंने एक पूरी किताबें। और लेकिन उसने क्या किया, उसने एक कल्चरल लोगों को एक किया, मतलब बंगाल, मैंने कहा कि लगातार हम लोगों के मूवमेंट में, हम लोगों की पहली बातचीत में भी ये हुआ था कि किस तरह से हिंदुस्तान के पूरे आजादी के मूवमेंट में था, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में था, फिर चूंकि डिवीजन हुआ, सबसे पहले हमने वहीं बंगाल के डिवीजन के समय ही एक पूरे देश को एक साथ खड़े होते उभार के तौर पर देखा, कोलकाता राजधानी से फिर राजधानी शिफ्ट हुई दिल्ली। तो इसलिए मुझे लगता है कि 72 से 75 का जो 77 का जो दौर था, उसने बहुत ही एक बड़ी भूमिका निभाई उनको अंदर तक जाने की, और इसको एक एक्सीडेंटल भी आप कह सकते हैं, ये एक एक्सीडेंटल है जो 77 की जीत है, उसको अगर मैं आपको ये कहूं थोड़ा सा मुझे लगता है कि दर्शकों को ये बताना दिलचस्प रहेगा, उनको भी ये मालूम होगा कि 77 की जीत में जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो रहा था, और वो एक छोटे दल के तौर पर जाने को तैयार थी। पहले उसने 200 सीट मांगी, पहले 200 सीट मांगी जनता पार्टी ने वामपंथी दलों के साथ, लेकिन उन्होंने 200 सीट नहीं दी, तो बाद में घटकर उन्होंने अपनी डिमांड 165 की, लेकिन उतने को भी देने को तैयार वामपंथी पार्टियां नहीं थी, तो उन्होंने फिर ये आखिर में उसने जनता पार्टी ने नहीं किया, मतलब आप ये सोचिए कि उन्होंने उनके साथ गठबंधन नहीं किया, कांग्रेस अलग खड़ी थी, और तब ये एक्सीडेंटली इलेक्शंस हुआ। उस समय तक खुद वाम मोर्चे को ये नहीं लग रहा था कि वो अकेले अपने दम पर इस तरह से इतनी बड़ी सफलता पा, क्योंकि उससे पहले दोनों बार संयुक्त मोर्चे की सरकार में वो शामिल था, जिसमें बहुत बड़ी कई लोगों के दलों की सरकारें थी, और उसमें उनको 233 सीट मिलती हैं, 233 सीट, यानी एक एक बहुत बड़ी जीत हासिल होती है। लेकिन अगर हम लोग उसको उसमें देखते हैं तो उनको 48% के करीब का जहां वोट शेयर मिला था, और कांग्रेस और जनता पार्टी का दोनों का लगभग 45% के करीब, मुझे लगता है कि दोनों को अगर मिला के देखें तो इतना होता था। लेकिन सीटों का अंतर इतना बड़ा हो गया था कि वाम मोर्चे को पहली बार इतनी बड़ी, और ज्योति बाबू का एक जो शुरू हुआ कार्यकाल, उसके बाद उन्होंने अपने आप को परिवर्तन का वाहक नहीं बनाया। हालांकि शुरुआत में उन्होंने खेती को लेकर, उसको लेकर काफी चीजें चेंज की, भू बंदोबस्त जो हुआ और किसानों का जो संरक्षण करके गांव गांव में उसके बिल बने, लेकिन उसके बाद वामपंथियों ने अपने आप को एक चुनाव जीतने की मशीन में तब्दील किया। उन्होंने चुनाव के समीकरण, जीतने के समीकरण को साधना शुरू किया। उन्होंने सोसाइटी के उसको नहीं साधा। पहले 5 साल तो आपको उन घावों का भरने में मदद मिल गई कि जो 72 से 77 के उस जिसको मुझे लगता है कि किसी भी समय के लिए काला दौर कहना चाहिए, किसी भी राज्य में होता तो इतनी ज्यादा हिंसा, इतना ज्यादा जिस तरह का उत्पीड़न था वो नहीं होता। लेकिन उसके बाद आपने, जब आप 77 से 82 में आते हैं, उस चुनाव में भी आप फिर पूरी तरह से, अच्छा उस समय जो उससे पहले चुनाव में मैं फिर ये बता दूं कि सीपीआई अलग लड़ी थी, उनको 2% और 2 सीटें मिली थी अलग से, उनको अलग से वोट मिला था, फिर बाद में वो शामिल हुई। लेकिन वामपंथी जो सीपीएम थी, सीपीएम की कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी थी, लगभग 180-85 उसके पास अकेले सीट थी, और उसने उन सबको सरकार में शामिल किया। उसके साथ साथ उनको अलग अलग ताकतवर मिनिस्ट्रीज का बंटवारा किया, यानी एक पूरे उसको मोर्चे को स्टेब्लिश किया, जो बहुत 2011 तक निरंतर चलता रहा। फिर हमने उसको देखा, लेकिन वो जीत उसके साथ बदलाव नहीं आया। आप ये देखिए, फिर उसके बाद आप 2007 में देखते हैं, उसके बीच में अलग अलग फिर करप्शन के चार्जेस, याद होगा आपको चंदन वसु का नाम, चूंकि उस दौरान में आपको याद होगा किस तरह से ज्योति वसु के बेटे का नाम था, और उसको किस तरह से सत्ता का पर्याय मान लिया गया था। ये अलग बात है कि बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य आए, उनके समय में भी कुछ बदलाव आए, लेकिन हमने एक पार्टी को जिसको कि फैलना था, उसके बाद त्रिपुरा का
वो देखा, और लेकिन वो उससे आगे नहीं जा पाई। 2004 में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उसने ली, मेरे विचार से लगभग 61 शायद, जहां तक मुझे याद आता है उतनी सीटें उनके पास थी। लेकिन उन्होंने 2008 पर फिर जो रुख अपनाया, फिर वो यूपीए से अलग होते हैं, पूरा सिस्टम जो परमाणु संधि था उसको लेकर हुआ, उसके बाद से उनका डेक्लाइन शुरू होता है। हालांकि उससे पहले अगर हम लोग इंदिरा गांधी चूंकि जब 69 में इस सिंडिकेट से अलग हुई थी, जब सिंडिकेट को उन्होंने एक तरह से पूरी राजनीति से उनका किनारा किया था, अपनी एक रिवाइवलिस्ट पार्टी बनाई थी, रिवॉल्विस्ट के नाम से शायद वो थी, कांग्रेस रिवॉल्विस्ट, बाद में वो कांग्रेस आई हुई। तो उस समय वामपंथी और उन लोगों ने, चूंकि जब याद हो, जहां तक पुराने हम लोगों के दर्शक होंगे जिनकी राजनीति में रुचि रही होगी, उन्होंने देखा होगा नीलम संजीवा रेड्डी को जब सिंडिकेट ने पूरी कोशिश की, उसके लिए निंजल कप्पा ने एक पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश की और उनको एक कैंडिडेट के तौर पर उतारा, और उसमें उन्होंने जनसंघ को और उन सबको बुलाया। तो उसके बाद इंदिरा गांधी को वो मौका मिला, फिर उसने अपनी एक पार्टी के निर्दलीय के तौर पर वीवी गिरी जो उसके तौर पर थे, और उनको जिताया, उसने जिताया। वो जीत एक बड़ी जीत थी, लेकिन वामपंथियों को उसके साथ इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर हमारी नहीं है, उनके साथ एक पूरा एक सॉफ्ट किस्म का गठबंधन तैयार हुआ। हालांकि उसके बाद फिर हम लोगों ने वो इमरजेंसी भी देखी, लेकिन इमरजेंसी में भी एक पार्टी इसके साथ रही, एक पार्टी ने साथ दिया, एक पार्टी ने विरोध बोला, मतलब दोनों गठबंधन में से सीपीआई साथ रही और सीपीएम ने विरोध झेला। यानी उस इमरजेंसी का भी आपको याद होगा कि डिविजन हुआ, फर्क हुआ। तो लेकिन उसने उसने इनको संस्थानों में घुसने में मदद की, और सेचुरेशन के तौर पर इन्होंने वो आइडियोलॉजिकल जो संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें एक अपना वो बनाया, वर्चस्व बनाया, और उसके बदले में काफी बड़ी संख्या में ये लोग अलग अलग जगह इंस्टीट्यूट में घुसे, और वहां से एक लंबे समय तक चाहे उनका प्रदर्शन कम होता चला गया, लेकिन चूंकि वहां इस तरह से स्टाइल किया, तो यानी अगर आप देखेंगे इनकी राजनीतिक ताकत उतनी जनता के बीच नहीं रही जितनी आपने इनको इंस्टीट्यूशंस या इंटेलिजेंसिया के बीच में देखा। बिल्कुल। और ये जो 2011 का जो बड़ा उलटफेर था, वो भी घटनाएं थी जब ममता बनर्जी को सचिवालय से बालों से पकड़ करके खींच करके बाहर फेंक दिया गया था, और तब ममता बनर्जी ने ये संकल्प लिया था कि अब मैं इस सचिवालय में एज चीफ मिनिस्टर ही आऊंगी, और वो हुआ भी, 2011 में हुआ। तो 2011 के बाद इतना डिक्लाइन कैसे हुआ वामपंथियों का कि वापसी कर ही नहीं पाए? देखिए, हमको लगता है कि उनका डिक्लाइन वहां से ही शुरू हो गया था जब उन्होंने 2008 के समय मध्यम वर्गीय जो एक सहानुभूति थी जो बड़े चीजों से थी और उनका पूरी कोशिश थी, लेकिन उसके साथ साथ जब आप एक पूरा सिस्टम जकड़ बंदी हो जाती है और आप बाहर के किसी भी उसको, क्योंकि सेकंड दौर के बाद आपने देखा कि जो कभी बंगाल औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए जाना जाता था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता था, वो धीरे धीरे उन तमाम मानकों पर नीचे आता चला गया। आप उसको 82 के बाद के दौर से आप गिनना शुरू कीजिए और पूरी तरह से वो नीचे आने लगा। नीचे आने लगा तो आम आदमी की पीड़ाएं बढ़ने लगी, लेकिन उनको एड्रेस करने की बजाय उन पर दमन का ज्यादा सहारा लिया गया। उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी एक पैदा की थी जो कि पॉलिटिकल, इसलिए आप अभी भी देख रहे हैं कि वही ब्यूरोक्रेसी अब टीएमसी के साथ हुई। ऐसा नहीं है कि बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन उस वक्त हुआ हो, जो मुझे लगता है, और उस क्रांतिकारी परिवर्तन की कोई उम्मीद अभी भी धूमिल होती है। अगर पार्टी भी बदलती है तो आपने देखा ज्यादातर लोग इधर शिफ्ट कर रहे हैं, वो टीएमसी से आ रहे हैं। यानी ये वो एक सिस्टम है जो बंगाल के लोगों को लगातार झेलना पड़ता है। हालांकि वो रीजनलिज्म के नाम पर उस पर वही, जब मैं कई बार सोचता हूं कि जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो क्या लग रहा था कि वो देश की बेटी नहीं है क्या, या देश की मंत्री नहीं थी, जिस तरह के अब उनके बयान हैं। लेकिन वो चूंकि स्ट्रेटजी होती है पार्टी का, हो सकता है उनका अपना यही स्ट्रेटजी होती है। हम लोग तो इसमें ये देखते हैं कि देश को या किसी उसको नुकसान ना हो, उससे ज्यादा हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद 2000 उसके बाद 1991 के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का जो मनमोहन सिंह जी के साथ मिलके एक औद्योगिक लिबरलाइजेशन का दौर शुरू होता है, उसके नतीजे अलग अलग राज्यों में अलग अलग आने शुरू होते हैं। यहाँ तक कि केरल और बंगाल का
एकदम डिफरेंट है। आप देख रहे हैं वो उसके पीछे, डिफरेंट होने के पीछे आप वामपंथियों को श्रेय, जो मैंने कल भी बातचीत में कहा था कि उसका श्रेय दोनों पार्टियों को, क्योंकि उनमें चेंजेस आते रहे। नहीं तो जिस तरह की जड़ता हमने बंगाल में देखी, शायद उसी तरह की केरल में होती अगर वामपंथियों को लगातार ये मौका दिया जाता। लेकिन चूंकि बदलाव होता रहा तो जो नए आइडियाज हैं, फ्रेश आइडियाज हैं, और वो एक दूसरे के कंपटीशन में, लेकिन ऐसा बंगाल में नहीं हुआ। बंगाल में फिर जब उन लोगों ने तेजी से कोशिश की तो उस कोशिश में भी आम जनता साथ नहीं थी, क्योंकि जो एक सिस्टम पिछले 34 साल तक का जो उनका राज रहा है लगातार, उसमें उन्होंने जो चुनावी मशीन में बदले, और जो उस सरकार में आने में उनके साथ जुड़े हुए लोग थे, आपने राशन कार्ड पर एंट्री होते देखी राजनीतिक आधार पे, आपने नौकरियां जो देखी, जो राशन बंटता था उसका जो कोटा था, वो तमाम चीजें, मतलब सरकारी तंत्र के अंदर एक इस तरह का सिस्टम डेवलप कर लिया था कि अगर आप लेफ्ट के समर्थित नहीं है या लेफ्ट के निशाने पर हैं तो आपको कोई भी सरकारी सहायता मिलना लगभग असंभव था। राजनीतिक हिंसा वहां चरम पर आ गई थी। आप देख रहे होंगे लगातार बमबाजी, लगातार वो, उसके बाद जो घुसपैठियों की समस्या थी, हालांकि मैं एक बार पढ़ रहा था कि उनको लग रहा था कि उन्होंने मुस्लिम्स के प्रति बहुत ध्यान नहीं दिया। ये भी एक लेफ्ट रिलेटेड ओरिएंटेड हमारे जर्नलिस्ट का एक वो था। तो जबकि जी आपने जी। देखा किस तरह का तुष्टीकरण उस वक्त था, लगने लगा, हालांकि ममता दी को फिर उनका फायदा भी मिला। और उसके बाद जब 2007 में सबसे बड़ा हम लोगों ने देखा किस तरह से फायरिंग हुई, नंदीग्राम उसकी फायरिंग ने, जिसमें 14 किसान मर गए। यानी आप इसको 2007 को उठाकर 1967 पर चले जाइए, मतलब एक मूवमेंट जिसने आपको जन्म दिया, नक्सलवाड़ी मूवमेंट आप याद कीजिए, और उसके बिल्कुल। लगभग 30 साल बाद, ठीक 30 साल बाद जब आप पहुंचते हैं, मतलब 40 साल बाद, मुझे लगता है कि वो हो गए हैं 30 साल बाद, वो जब आप हाँ। वहां पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि आप उसके उलट कर रहे हैं। तब किसानों के नाम पे वो मूवमेंट शुरू हो गया, किसानों को अरेस्ट किया गया, उस पर जो चुका नहीं पाए थे उस पर वो मूवमेंट हुआ था, और नक्सलवाड़ी थाने पर हमला हुआ था, और यहां थाने ने उन पर हमला किया, 14 किसान मारे गए। और उसके बाद जो हम लोगों ने एक पूरा वो देखा, फायरिंग की घटना देखी, और उसके बाद फिर पूरा बदलाव होते होते देखा। सिंगू, टाटा नैनो, जो नंदीग्राम, जो सलीम, जो इंडोनेशिया का बहुत ही मतलब बदनाम ग्रुप था, जिसको कहा जाता है कि वो बहुत ही ना किसी लेबर लॉ का ख्याल रखता है, ना किसी का, वो केमिकल हब बनाने के लिए जो SEZ की जो जमीन थी उस पर उनके मार्क्सवादी गुंडों ने जाकर पूरी तरह उन किसानों पर हमले बोले, उनको घरों से बाहर निकाला गया। तो यानी ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस शुरू हुआ, और उसके बाद आपने देखा वो पंचायतों के चुनाव से हारने शुरू हुए, 2009 के इलेक्शन से हारना शुरू हुआ। ये नहीं कि वो जो है 2011 तो विधानसभा थी, लेकिन 2009 में ही उनकी संख्या घटकर आधी हो गई थी, वो नीचे आ गए थे, लोकसभा चुनाव में नीचे आ गए थे। उसके बाद वो इसमें आए, और उसके बाद मैं जो कहूंगा कि विधानसभा से के बाद वो पंचायतों से पूरी तरह साफ हो गए। यानी अगर हम इसको समय के तौर पर देखें, पूरी टाइमलाइन अगर बनाते हैं, तो 9 विधानसभा चुनाव, 9 लोकसभा चुनाव, 7 विधानसभा चुनाव और 7 पंचायत स्तर, यानी जो इन तीनों लेवल पर लगातार जीतते हुए एक पार्टी इतनी नीचे आ गई, क्योंकि वो उस यथास्थिति या जड़ता को तोड़ नहीं पाई, और उसने उस पूरे सिस्टम में जिस आवाज की बात करते हैं, जिसके वो, मुझे इसीलिए हैरानी होती है, मैं बार बार बोलता हूं कि मुझे ये हैरानी होती है कि पूरे देश में वो अभिव्यक्ति के सबसे बड़े अवलंबरदार दिखते हैं, लेकिन जहां वो होते हैं वहां अभिव्यक्ति को किस तरह उन्होंने खत्म किया। ये बंगाल एक बड़ा उदाहरण है, हालांकि त्रिपुरा में भी बिल्कुल। आपको ये दिखाई देता था, लेकिन बंगाल तो हम लोगों की आंख के सामने, जो देश के तमाम लोगों को है, त्रिपुरा देश के आम हिस्से में इस तरह से प्रचलित नहीं था, लेकिन आप देखेंगे कि वो पूरी तरह हमने देखा। तो मुझे लगता है ये सारे कारण जो मैंने गिनाने की कोशिश की, इनका सबसे बड़ा योगदान रहा कि किस तरह वो नीचे गई। यानी वामपंथियों का जो पाखंड था, और जो जो जन विरोधी रवैया बन गया, बाद में एरोगेंसी भी बन गई, और एक दमनकारी नीति की वजह से भी वो लोगों का बहुत तेजी से उनसे मोह भंग हुआ। उसकी वजह से वहाँ वो राजनीतिक पतन की वजह बन गए। और केरल में ये ठीक है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उन पर छोटे मोटे बीच में एलिगेशन लगे हों तो लगे हों, पर आम तौर पर उनका जो शासन है वो ठीक माना जाता है।
और जिसका जिक्र आपने एक वीडियो में किया था कि जब कोरोना से फाइट चल रही थी पूरे देश में और अलग अलग राज्यों में कोरोना पांव फैला रहा था, और शुरू में केरल में लग रहा था कि जैसे नियंत्रण में है, लेकिन जो एक इकोसिस्टम है इनका, वामपंथियों का या कांग्रेस का, उसने कुछ इस तरीके से उसे प्रचारित प्रसारित किया कि जैसे केरल तो एक रोल मॉडल है और पूरे देश को और दूसरे दलों की सरकारों को भी केरल से सीख लेनी चाहिए कि कोरोना को कैसे नियंत्रित किया जाता है। लेकिन ये महामारी है, और जब विकसित देश तक इसको नियंत्रित नहीं कर पाए तो केरल की तो बिसाती क्या है। और केरल में भी बाद में ये फैला और बहुत बुरी तरीके से फैला। बहरहाल वो तो एक अलग मसला है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की तरह केरल में भी क्या लेफ्ट फ्रंट अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि त्रिपुरा में ऑलमोस्ट खत्म, पश्चिम बंगाल में करीब करीब हाशिए पर, तो रही सही उम्मीदें अब केरल से बची हुई हैं। देखिए केरल में अभी चूंकि आपको देखना होगा कि जब एक विकल्प कहीं क्रिएट होता है तब उसके इर्द गिर्द लोग जुड़ते हैं, क्योंकि जिस तरह का ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल अक्सर हम लोगों ने देखा है सत्ता में आने के बाद लेफ्ट करता है, जिस तरह से उनको मतलब मेरा ये किसी लेफ्ट या आइडियोलॉजी से कोई उस तरह का वो नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में दो तरह का अभी भी लेफ्ट का वो देखते हैं, एक वो जो संवैधानिक उसको मानते हैं और एक दूसरे जो नहीं मानते हैं, उनको हम लोग पूरी आम जनता को मारते हुए देखते हैं, जिनको जिन पर रहते हैं उनका हाल देखते हैं। हालांकि उनको वो बहुत सारे मामलों में इस तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, उनके राइटिंग्स में, उनके उसमें, कि किस तरह से एक सत्ता उन पर वो कर रही हो सकता है गलतियां दोनों तरफ से, लेकिन वो पूरे उस जिस तरह की हिंसा उनकी है उसको कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता, लेकिन कुछ लोग उसको जायज ठहराते हैं। क्योंकि हालांकि हम लोग जिस संवैधानिक व्यवस्था में उसमें बदलाव की बात करते हैं, हम चुनावी वोट की बात करते हैं, और हो सकता है कि वो बदलाव आए, लेकिन ये जो पूरी ताकत वहां इस समय वाम की है वो इसमें है कि वो किसी तरह इस सरकार को बचा रखे, और केरल ही उनके लिए लास्ट बेस्टन है, क्योंकि केरल में आपको कोई तीसरा विकल्प अभी उभरते हुए नहीं दिख रहा है। बीजेपी इस बार वहां कैसा करेगी इस पर हम लोगों की सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तमाम लोग इसलिए बिल्कुल। देखना चाहते हैं कि वहां ऐसा अचानक बहुत चमत्कार होगा नहीं दिखता है, लेकिन वहां आपको पीएफआई, एसडीपीआई, इन तमाम गठबंधनों को दिखेगा। आपको याद होगा मुन्नानी संगठन, उसके बाद मोपला विद्रोह, हालांकि उसके बाद कोई किसी तरह का समाज में उस तरह का नहीं बाइफर्केशन दिखा था, लेकिन अभी जिस तरह का सोशल मीडिया है, जिस तरह से सोर्सेज इंडिपेंडेंट हैं, जिस तरह की किसी भी चीज को बदल देने की ताकत अब सोशल मीडिया पर है, उसमें ये एक नया चेंज दिख रहा है। तो जब तक कि कोई विकल्प वहां नहीं उठेगा, आप एक बदलाव का उम्मीद तो करते हैं। हो सकता है कि वहां कांग्रेस, जैसा कि अमूमन 80 के बाद वहां देखने को मिल रहा है, एक के बाद दूसरी सरकार, दूसरे के बाद फिर पहली पार्टी, फिर दूसरी पार्टी, इस तरह से एक क्रम जो है बदलाव हम लोग निरंतर देखते हैं। तो हो सकता है कि अभी आ जाए यहाँ, क्योंकि बहुत कम वोटों का अंतर होता है उन दोनों गठबंधनों के बीच में, बहुत कम वोटों का अंतर होता है, लेकिन हमको ये कहना पड़ेगा कि अब धीरे धीरे वहां भी लेफ्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है, चूंकि आपके पास अगर बीजेपी वहां उभरती है तो वो ज्यादा बड़ा वो होगा, और कोई रीजनल पार्टी वहां उस तरह से अभी कोई स्पेस नहीं बना है। मतलब इस तरह का, चूंकि टीएमसी ने चूंकि कांग्रेस से नाता तोड़ा था, कांग्रेस में भी तमाम लोग वो उसी राज्य के थे, लेकिन ये विश्वास दिलाने में कामयाब रही दीदी, जो कि हमेशा रीजनल ताकतों में होता है, कि वो उस राज्य की ज्यादा है, वो उसकी प्राइड के प्रतीक बन जाती है। तो उस तरह का एक आपको रीजनल सेंट्रिक केरल में हम कोई चेहरा नहीं देखते हैं। अलग अलग पार्टियां बनी, उन्नी कृष्ण की याद होगा आपको, उस समय कांग्रेस भी बनी, उन्नी कांग्रेस, यस और यस। मुस्लिम लीग का जो आईयूएमएल है, या ये तमाम लोग हैं, इन लोगों में भी उस तरह से कि वो खाली सिर्फ केरलाई मलयाली आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हो ऐसा नहीं है। वो केंद्रीय पार्टी को भी लगातार, चूंकि दोनों पार्टियां सेंट्रल की पार्टियां थी, सेंट्रल की राजनीति करती थी, इसीलिए केरल का कैरेक्टर हमको लगता है कि बंगाल के इस बदलाव से अलग दिखता है।
या हम लोग जो तमिलनाडु की बराबर की पॉलिटिक्स है, या फिर आप तेलंगाना की पॉलिटिक्स देखते हैं, आंध्रा की पॉलिटिक्स देखते हैं, जिसमें कि राज्य स्पेसिफिक दल बने, रीजनल बने और उन्होंने अपने राज्य के प्राइड के नाम पर एक जीत हासिल की। वैसा आपको वहां नहीं दिखता। केरल के लोग इस मामले में पूरी तरह से नेशनलिस्ट पार्टियों के ही साथ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक कोई तीसरा विकल्प नहीं होता, तब तक वहां एक ताकत के रोल पर जरूर दिखेगी वामपंथ। लेकिन वापसी जो अलग उन दो राज्यों में तो मुझे लगता है कि अब मुश्किल है, काफी मुश्किल होगा, या उसको अपने भारतीय स्वरूप का अवतरण करना पड़ेगा, यानी वामपंथ को भारतीय स्वरूप लाना होगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका कि अगर आप वो पोस्टर्स देख लेंगे जो मैंने त्रिपुरा में देखे या उनके कार्यालयों में दिखते हैं, तो उनमें से लगता ही नहीं कि आप उसको पोस्टर को अगर आप ऐसे ही भेज देंगे या मैं किसी को दिखा दूं तो वो ये बता नहीं सकता कि ये हिंदुस्तान के किसी राज्य में किसी वहां की पार्टी के मुख्यालय की तस्वीर है। वो पूरी तरह से विदेशी फोटो, विदेशी वो तमाम उन लोगों को आयातित। और हमारे यहाँ वामपंथ की लगातार मजबूरी ये रही है कि उसकी आइडियोलॉजी यहाँ नहीं बनती, उसकी नीतियां यहाँ नहीं बनती, वो विदेश से ही दिखती हैं। और बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने रूस की तरफ देखा, बल्कि हमको याद है जो दो पहले कम्युनिस्ट वो होते थे 1925 से, उनमें दूसरा जो प्रमुख वो होता था, वो ये होता था, सोवियत रूस की रक्षा करनी है। यानी जो दो नारे थे जो उसमें, सोवियत रूस की रक्षा करनी है। तो अब सोवियत रूस नहीं रहा है, वो रशिया बन गया अलग से। और मुझे लगता है चाइना से भी बहुत वो नहीं, तो इनको अपने से ऊर्जा या जो एक पूरा बदलाव के लिए उसकी जरूरत है, वो जो अभी दिख नहीं रहा। तो इसीलिए लेकिन केरल में वो बने रहेंगे जब तक कि कोई तीसरी ताकत नहीं हो, सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे। अभी वो दिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत दिन तक की स्थिति शायद ना हो। और धीरेन्द्र जी, अगर कांग्रेस की बात करें तो वेस्ट बंगाल में कांग्रेस कोई बहुत बड़ी ताकत रह नहीं गई है। हाँ ठीक है, पिछले विधानसभा चुनाव में 44 सीटें मिली थी, और पिछले लोकसभा चुनाव में भी 2 सीटें मिल गई थी। लेकिन कोई बहुत बड़ी उम्मीद वेस्ट बंगाल में, कम से कम जिस तरह का ध्रुवीकरण इस समय दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या ममता बनर्जी के पक्ष में, उसमें कांग्रेस और वामपंथी इरिलीवेंट से होकर के रह गए हैं। इसी तरीके से पुडुचेरी में तो खैर उसकी सरकार ही गिर गई है, और तमिलनाडु में वो दरमुख के साथ है और कहीं अपनी जड़ें तलाश करने की कोशिश कर रही है। असम में जो वहां से सूचनाएं मिल रही हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सरकार बनाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए क्या है इन 5 राज्यों के चुनाव में? मुझे लगता है कि कांग्रेस एक ऐसे फेज से गुजर रही है जिसमें उसको मेक और ब्रेक वाली स्थिति का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप अपनी पार्टी के पूरे एक आज का जो प्रतीक है उसको देखने की कोशिश करते हैं, जो जम्मू में है, जिसमें गुलाम नबी आजाद के लिए वहां कितने लोग पहुंचते हैं, उनको आप गौर कीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो पिछले चुनाव में कांग्रेस हाईकमान से लगातार नाराज थे, क्योंकि अशोक तंवर को उन्होंने जिस तरह से उन पे लादा, उनको लगता था कि उन पे लादा। उससे पहले कुमारी शैलजा, उसको भी उनको लग रहा था कि किस तरह से है। पूरी पार्टी उनको लग रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कि उनको छोटा किया जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो वहां थे। राज बब्बर जो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं जब तक कि प्रियंका कमान नहीं संभालती है, तो वो भी वो भी वहां पहुंचते हैं। आनंद शर्मा जिनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनना था, वो भी वहां पहुंचते हैं। और राज्यसभा का कार्यकाल न मिलने से जो दिक्कतें हैं, मुझे लगता है कि वो भी वहां थी गुलाम नबी आजाद के। लेकिन वहां जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज दिख रही थी वो ये था कि किसी भी उनके पोस्टर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, यानी गांधी फैमिली का कोई वो नहीं था। वो G23 का मतलब जो गांधी 23 जो कहा उन्होंने, उसमें वो बार बार कांग्रेस के कमजोर होने की बात कर रहे हैं। और बल्कि आनंद शर्मा का वो वक्तव्य बहुत बड़ा है कि हम खिड़की से नहीं आए हैं, हम कहीं से कूद के नहीं आए हैं। यानी वो अपने इस पूरी चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रतीक के तौर पर जो आप और हम लोग बात कर रहे थे कि प्रतीक के तौर पर केसरिया पगड़ी बांधी गई थी, मतलब उस तरह का साफा, चूंकि जब बातचीत हुई होगी
तो ये तय किया गया होगा कि कौन सा साफा होगा तो उसका कलर क्या होगा। ये कोई ऐसे नहीं कि अचानक कोई आदमी ले आया और मैंने पहन लिया। राजनीति प्रतीकों से होती है और शब्दों को इस तरह से चयन किया जाता है ताकि वो दिखे कुछ, लगे कुछ और उनका असर कुछ और हो। उस तरह से तो आज आप देख रहे थे वो लोग खड़े हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से समुद्र में कूद रहे थे, तो मुझे कई बार लगा कि कहीं वो अंदर कांग्रेस की जड़ें ढूंढने के लिए नीचे घुस गए, कि उनको देखना होगा कि आखिर वो कहां तक है। क्योंकि पिछले कुछ समय से कांग्रेस अपनी जड़ें खोती दिख रही है। ऐसा नहीं है कि उसके पास लोग नहीं है, उसके पास वोट नहीं है, लेकिन कोई एक स्टेट लीडरशिप यानी जिसके पास विजन हो उस तरह करते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई किस तरफ जाएगी जब 5 राज्यों में पूरी लड़ाई हो आपकी, जब आप पूरी तरह से युद्ध के समय हो, क्या उस समय ये तय किया जाए कि कौन आदमी क्या ड्रेस पहनेगा युद्ध के वक्त, या खाने की टेबल में क्या क्या होना चाहिए, उस तरह की लड़ाई वहां होती हुई दिख रही है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर आपके पास एक मजबूत विपक्ष नहीं है और जिसकी उम्मीद है, तो ये काफी चीजों में खतरनाक बात होती है। मुझे ये लगता है कि ये काफी खतरनाक बात भी होती है, लेकिन वो बात वो राहुल गांधी के पास हमको नहीं दिखता। और इसको बहुत सारे लोग, जैसे हमको भी ये सुबह लगा कि एक सिंडिकेट वाला जो वॉर हम सब लोगों ने देखा था कि जब पूरे सिंडिकेट ने जब कामराज ने विदाई ली और नेंजरगप्पा आए थे, उन्होंने जो जब बना तो उन्होंने अपनी डायरी में एक जगह नोट किया था कि उनको प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं है, लायक नहीं है, और उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी। मोरारजी देसाई थे, तमाम लोग थे उस पूरे मसले में, और इंदिरा गांधी को जो उस समय प्रधानमंत्री थी, जिनको वो गूंगी गुड़िया या कुछ कहने की कोशिश करते थे, और उसमें उन्होंने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था। ये अलग बात है कि पार्टी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी हो गई थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के साथ तो पूरी पार्टी खड़ी रही और उनको सिंडिकेट्स की राजनीति बंद हो गई, उनको जाना पड़ा। उस तरह का, लेकिन आपको राहुल गांधी में पिछले 2004 के इलेक्शंस में मुझे याद है, जब मैं उनका पहली बार बाइट ली थी तो वो शाहजहांपुर में वो बोले थे, तो उससे अब तक लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत सारे बदलाव को एडेप्ट नहीं किया। उन्होंने पॉलिटिक्स को अपने आप को वो कई बार कुछ नया करते दिखते हैं, लेकिन वो फिर कुछ और दूर चलने के बाद आपको लगता है कि उसमें फिर कुछ बड़ी गलती कर देते हैं। मैं एक वाकया भी शेयर करना चाहूंगा कि जी वो जी। जब मैं पहली बार एक खबर की मैंने, जो यूपी सरकार में केंद्र सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट में गन्ना किसानों का मुद्दा, मैं इसीलिए याद कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी स्टोरी थी और इसका रिश्ता राहुल गांधी से है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने एक खबर की थी जिसमें कि यूपी सरकार ने जो यहाँ से उनके लॉयर थे, उन्होंने ऑन ऑथ एक झूठ बोल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गन्ना का किसानों का पूरा पेमेंट कर दिया गया। तो मेरे पास शाम को एक फोन आया और किसान नेता वीएम सिंह जी से मैंने बात भी की कि भाई ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये झूठ बोल रही है सरकार। तो हमने कहा ये कैसे साबित हो सकता है। तो वो शाम तक उनके पूरे रिकॉर्ड आ गए जो अलग अलग बिल्स में थे। और जब हमने देखा, समाजवादी पार्टी की सरकार उस समय थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते थे, तो उस समय देखा ऑन ओथ वो झूठ था। वो खबर आज तक पर चली, उस वक्त आज तक में मैं होता था। तो फिर फ्राइडे को मेरे पास फोन आया कि मंडे को राहुल गांधी संसद में आपकी खबर पर बयान देंगे। तो मैंने कहा यार ये तो आज तक बोले नहीं है संसद में, तब तक राहुल गांधी ने संसद में अपना कोई भी सवाल नहीं किया था। तो वो पहली बार मुझे याद है राहुल गांधी ने जो संसद में अपना पहला बयान दिया, उसमें उन्होंने बाकायदा आज तक को और उस स्टोरी को कोट किया, गन्ना किसानों के लिए बात की। वो देश के तमाम अखबारों में और देश के तमाम डेलीज में वो कवर हुई थी कि कैसे सोनिया गांधी जो है चौथी सीट पर बैठी, मतलब जो आगे की रो में थी, वो अपने बेटे को सही से देख सके बोलते हुए। और प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी ऊपर गैलरी में मौजूद थे। तो उसको अलग अलग तरह से, लेकिन मैं ये एक लाइटर मोड पर एक कहानी थी, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कई बार आगे बढ़ते हुए दिखे, लेकिन उससे फिर जब जूझना होता था वो वहां रुक जाते थे। यहां भी हम देखते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए आनंद शर्मा चाहते थे कि उनको बनाया जाए, ये पूरी लॉबी चाहती थी, लेकिन उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जो उनके बहुत ज्यादा करीबी थे परिवार के, और वहां के एक दलित चेहरा भी है कर्नाटक की पॉलिटिक्स के। इसके अलावा आपने देखा होगा जब वो इस 2019 के चुनाव के बाद जब इस्तीफा दिया गया, जब वो सारी चीजें सामने आई, तो उस वक्त भी एक जो झुंझलाहट थी वो इस बात की थी कि वो बदलाव नहीं कर पा रहे, जो उनके पार्टी में पोजीशंस दी जानी थी वो नहीं दे पा रहे थे। और अब अहमद पटेल भी नहीं है, मोतीलाल वोरा भी नहीं है, तो एक तरह से
जो एक कायांतरण हो सकता है एक पार्टी का, ये वो मूवमेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जब वो कमजोर है उस वक्त हमला हो रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में वो प्रचार कर रहे हैं जहां उनको 10 से 20 सीट मिलना मुश्किल होगा। इसके अलावा वो केरल में घूम रहे हैं, वो अकेला पार्टी है जहां उनको ज्यादा उम्मीदें लग रही हैं, जो कि बदलाव की वजह से ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि पिनराई विजयन ने अच्छा काम किया है, ये तमाम लोग मान रहे हैं। तो हो सकता है, और पंचायत के बिल्कुल। चुनाव ने उनको ताकत भी दी है। लेकिन बंगाल में वो जा नहीं रहे हैं। उनकी दिक्कत ये है कि जब वो प्रचार करेंगे तो बंगाल में वो वामपंथी दलों के साथ हैं, और फिर एक इस तरह के गठबंधन में शामिल किया है उन्होंने, सादी उसको अब्बास जो गठबंधन में शामिल है, तीसरा जो मुस्लिम संगठन है, उसको उन्होंने शामिल किया है। और वही जब वो इधर आएंगे, जब वो केरल में चुनाव प्रचार केरल में। करेंगे, रैली करेंगे, तो उनको हमला बोलना पड़ेगा। यानी उनको उनको उसके बिना सीधी लड़ाई के, क्योंकि वहां सीधा है, उनमें कोई बीच में नहीं है। बंगाल में तो आप बीच की शक्ल ले सकते हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी लगातार हार्ड लाइन लेने के पक्ष में रहते हैं, हमेशा हार्ड लाइन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारे जो अंदर इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे कैसे पार पाएंगे राहुल, ये उनकी राजनीतिक जीवन की मुझे लगता है कि सबसे कठिन चुनौतियां हैं, जिससे वो इस वक्त घिरे हुए हैं। वो ये यहाँ कांग्रेस के लिए ये या तो बन जाना है या बिगड़ जाने वाली स्थिति में है। क्योंकि कांग्रेस का बेस तमाम राज्यों में है, उसको बहुत पहचान के लिए संकट नहीं, और उसका गांधी परिवार हमेशा से उसके लिए ग्लू रहा है। यानी उस पार्टी के लिए जो एडहेसिव है वो गांधी फैमिली रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये बात की तरफ है। शायद इधर हम लोग देख रहे हैं कि मेनका गांधी, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी आज वहां भी थी, अलग अलग जगह वो नॉर्थ इंडिया में पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन अभी नहीं लग रहा कि वो कुछ इस तरह से है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस वक्त काफी बड़ी चुनौतियों का सामना करना है इस चुनाव में। और इस चुनाव के बाद जब यूपी में वो आएंगे, तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस बहुत कुछ यूपी के चुनाव की तरफ कुछ कर पाए, मुझे ऐसा लगता नहीं। मुझे लगता है धीरेन्द्र भाई के 2 मई को जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद कांग्रेस में काफ़ी उथल पुथल होगी। हालांकि ये कोई पहला अवसर नहीं है जब 3, 4 या 5 राज्यों में एक साथ चुनाव हुए हों और कांग्रेस 3 या 4 राज्यों में ना हारी हो। ऐसे पहले भी हुए हैं, लेकिन आमतौर पर कुछ खास बदलाव हुआ नहीं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि G23 इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये G23 से हो सकता है कि G50 या G100 तक पहुंच जाए मामला। और तब हो सकता है कि 2 मई के रिजल्ट के बाद कांग्रेस में शायद हम लोगों को एक आध और विभाजन देखने को मिले। तो कांग्रेस भी और वामपंथी दल भी दोनों अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रहे हैं। और वाम दलों के बारे में तो बहुत ही विस्तार से आज धीरेन्द्र पुंडीर जी ने हमारे दर्शकों को समझाया है, बल्कि शुरुआत से ही समझाया है कि किस तरह की रीति नीति सिद्धांत और इनके कार्यक्रम रहे, और बाद में किस तरीके से ट्रैक से पूरी तरीके से उतरते चले गए। और जो जिस बात का ये दावा करते हैं उसी के खिलाफ अपने तेवर दिखाने शुरू किए, जिसकी वजह से फिर इनकी जो जमीन है वो पूरी तरीके से खिसकती चली गई। नीचे से लेकर के ऊपर तक इनको पराजय का सामना करना पड़ा। एक दौर में उन्होंने बताया कि 61 तक लोकसभा सीटें वामपंथियों के पास थी, लेकिन आज वो कहते हैं ना कि पाई पाई के लिए मोहताज हैं। और अब वेस्ट बंगाल में भी और केरल में भी अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, और यही हाल कांग्रेस का भी है। तो धीरेन्द्र पुंडीर जी, आप जुड़े और आपने इतना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों का एक तरीके से मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया नमस्कार। आपको इस परिचय में परिचर्चा में रखने के लिए। थैंक यू सो मच।